मैंने अपने पार्ट 1 वीडियो में आप सभी को डिफरेंशिएशन करवा दिया था। इनफ है प्रैक्टिस के लिए। अगर आप चाहते हो, कई बच्चे ऐसे होते हैं सर हम चाहते हैं कि क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो मिलता जुलता हो, बिल्कुल सेम वैसे पैटर्न पे, लेकिन देखा जाए कॉन्सेप्ट जो था वो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी बच्चे चाहते हैं रट जाए क्वेश्चन, फंस जाए क्वेश्चन, हम करके जाए वहां से क्वेश्चन एक ना एक फंस जाए। अभी मेरे पास मैसेज आया था पर्सनली, कई बच्चों ने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेजा है और वो ये कह रहे हैं कि सर बिजनेस मैथमेटिक्स में हमारी बैक आ रखी है, पहले से बैक पड़ी हुई है और बहुत डर लग रहा है कि हम कैसे पास करेंगे। तो बेटा एक बात बता दूं ना, आप इस वीडियो को देख लो, ये 2 वीडियो है, सिर्फ ये 2 वीडियो देख लो। आप इस 2 वीडियो को देखने के बाद 2 और एक और वीडियो मैंने स्टार्टिंग में डाल दी जिसमें क्वेश्चन आंसर थे, आपने अगर वहां पे वो थ्योरी कर ली ना, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं, जो आपने थ्योरी कर ली वहां पे, जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं और जो मैंने अलग से डाल रखे हैं, मैं लिख के दे रहा हूं, आपके थ्योरी के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। टोटल थ्योरी के क्वेश्चन 80 मार्क्स के आने वाले हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके थ्योरी के मार्क्स कम, थ्योरी वाले आएंगे ये कंफर्म है कम से कम, और 4 से 5 नंबर आएंगे आपके न्यूमेरिकल। 4 से 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएंगे, 5 भी आ सकते हैं 4 भी आ सकते हैं, 4 तो फिक्स है, 5 भी आ सकते हैं। अब बात आती है सर हम करें तो क्या करें, चारों के चारों न्यूमेरिकल करते, 4 के 4 थ्योरी कर देते हैं, एक न्यूमेरिकल करके आ जाते हैं। अरे भैया सुन लो मेरी बात, अगर आपने ऐसी गलती कर दी तो पहली तो बात, आपको थ्योरी में वो सामने वाला एग्जामिनर पूरे मार्क्स देगा नहीं, आधे मार्क्स देगा। हाँ अगर आपको 40 मार्क्स लेने हैं तो आप 4 क्वेश्चन कर लेना थ्योरी के, आप पास हो जाओगे। लेकिन आप थोड़ा डेंजर जोन से ऊपर जाना चाहते हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, सिर्फ 2 न्यूमेरिकल, कम से कम 2 न्यूमेरिकल कर देना, 40 नंबर के 2 न्यूमेरिकल कर देना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे सही करके आने पे। और सही भी नहीं होगा तो आधा सही होगा तो भी आपको 20 नंबर तो मिल ही जाएंगे, 20 से 30 नंबर मिल जाएंगे। अगर 30 मार्क्स वहां पे ले लेना, बाकी के आप 3 थ्योरी कर लेना, 3 थ्योरी में आपके हंस के भी 25-30 आ ही जाएंगे, 50 मार्क्स से ऊपर आपके मार्क्स बन जाएंगे, आप पास हो जाओगे। ये तो पास होने वालों के लिए था। और अगर किसी को पूरे मार्क्स लेने हो तो आप 4 न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर लेना और 1 थ्योरी अटेम्प्ट कर लेना स्टैट्स की, वो भी स्टैट्स की थ्योरी। स्टैट्स में मार्क्स पूरे मिल जाते हैं, पूरे नहीं मतलब 70% मिल जाते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पीवाईक्यू भी है, जो आपके 2025 और 24 में जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं पीवाईक्यू, वो वाले क्वेश्चन में सॉल्व करवा रहा हूं। इग्नू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मैं क्वेश्चन यहां पे करवा रहा हूं, ठीक है। इग्नू हो गया, एसओएल हो गया, कहीं भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इग्नू है, ठीक है। एसओएल में भी ऑलमोस्ट सेम ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है एक्स की क्यूब, क्वेश्चन जो है वो एक्स की क्यूब एक्स स्क्वायर वाई दिया हुआ है, ठीक है। एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की क्यूब इक्वल टू 81 है। 81 तो नो डाउट कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो हम तो यहां पे 0 लिख देंगे, ठीक है। अब डी एक्स की क्यूब का करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई है तो इसमें आप कौन सा रूल लगा सकते हो, इसमें आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे, ये 2 फंक्शन है एक्स और वाई, यहां पे भी 2 फंक्शन है, यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहां पे एक फंक्शन है तो यहां पे नहीं लगेगा। चलिए आप देखते हैं, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रख देंगे, वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई डी एक्स, वाई को फिर कांस्टेंट रख देंगे और फिर एक्स स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये था को प्रोडक्ट रूल, याद आ रहा होगा। सेम ऐसे इस वाले फंक्शन में करने वाले, इस वाले फंक्शन में भी यही करने वाले। एक्स को कांस्टेंट रख दिया, वाई स्क्वायर कर दिया, वाई स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया, और फिर हमने वाई की क्यूब का डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। चलिए अब समझते हैं ध्यान से, वाई डी वाई डी एक्स को थोड़ी देर के लिए वाई डैश मान लेंगे, वाई डैश से डिनोट करेंगे आगे करने के लिए। अब इसका करेंगे 3x स्क्वायर सीधा आ जाएगा। अगर किसी ने मेरी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी तो इसकी पार्ट 1 देख लेना, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, वहां पे मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता रखा है। अब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो डी वाई डी एक्स को मैंने वाई डैश लिख दिया, देखो यहाँ पे वाई डैश लिख रखा है, और इसका वाई 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ठीक है। इसका करेंगे x 2y और डी वाई डी एक्स करेंगे तो वाई डैश आ जाएगा, वाई स्क्वायर कर देंगे और x का करेंगे तो 1 आ जाएगा,
और इसका करेंगे 3y² और dy/dx आ जाएगा। dy/dx को y डैश से डिनोट कर दिया है। तो हमारे पास ये टोटल मिलाकर फंक्शन आ गए हैं सॉल्व करने पे। अब करना क्या है, जैसे ये फंक्शन आएंगे तो इनको अलग अलग कर दो। जो y डैश वाले हैं वो फंक्शन एक साथ लिख लो यहाँ पे, y डैश वाले यहाँ पे लिख लिए, ठीक है, और बिना y डैश वाले यहाँ पे लिख लिए। इसको यहाँ पे भेजा तो ये माइनस का हो गया, और फिर y डैश को मैंने लिख लिया कि y डैश को क्या माना था, dy/dx माना था, और इस पूरी वैल्यू को मैंने डिवाइडर भेज दिया, और इसी के साथ ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। गॉट इट माई पॉइंट? अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लेवल का था, डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा थी इस क्वेश्चन की, ठीक है। और इसके बाद वाला भी क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट है, क्योंकि इग्नू वालों ने पता नहीं कहाँ से ऐसा क्वेश्चन बना के दे दिया है बच्चों के लिए। ऐसा बनाना नहीं चाहिए, वैसे डिफिकल्ट है काफ़ी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो y = x+3³ x+y3³। ये बेटा ये 3 तो नहीं होगा, ये यहाँ पे चलो 3 है, मैंने 3 ले लिया तो 3 ले लेते हैं। वैसे होना चाहिए यहाँ पे 4, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं, ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, हो सकता है चेंज भी हो जाए, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। अब हम यहाँ पे बोथ लॉग ले लेंगे, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी एक होती है, लॉग की प्रॉपर्टी एक होती है जिसमें कहता है log a b और c ऐसे दिया गया होता है। तो हम इसको log a प्लस log b ऐसे कर लेते हैं। फंक्शन को अलग अलग कर सकते हैं, ये लॉग की प्रॉपर्टी आप देख लेना पहले वाली वीडियो में। तो मैंने इसको log जब लिया तो log y हो गया ये, और इसको किया तो ये सारे प्लस हो जाएंगे, log x+3 फिर log x+y3 ये आ जाएगा। तो log y और 3 log y, और आपको पता है जब पावर होती है पावर को हम आगे ले सकते हैं, लॉग प्रॉपर्टी में मैंने बता रखा है। तो ये हमारे पास पूरा हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा समझ में तो आप पार्ट 1 देखिए, उसमें बताया हुआ है लॉग के बारे में। log y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो 1/y आएगा, dy/dx आ जाएगा। 3 का करूंगा 3 कांस्टेंट, और x+3 का करूंगा तो 1/x+3 आ जाएगा। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिख के, dy/dx लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। फिर 3 कांस्टेंट रहेगा, x+y की वो करेंगे तो ये आ जाएगा। ओहो थोड़ा सा चेंज है, ये जरा ध्यान देना बेटा। जब 3 रहेगा 3 तो ठीक है, x+3 का करेंगे तो ये 1/x3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 3 करेंगे, यहाँ पे x+y करेंगे तो 1/x+y तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे x+y का जब डिफरेंशिएशन करेंगे, x+y का इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा दोबारा, तो ये 1 + dy/dx आ जाएगा, 1 + dy/dx आ जाएगा, ठीक है। और 3 तो इनटू में है ही। चलिए देखते हैं। फिर इसका करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लस में लिखा हुआ है ये, ठीक है, निकाल के। फिर इसका करेंगे तो इसका आ जाएगा 4x+5 आ जाएगा, और x का तो 1 ही आता है। इनका सेम रहेगा, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ये हम करेंगे तो इसके बाद हमारा dy/dx, ये हमने y को यहाँ भेज दिया, y की वैल्यू क्या थी बाद में देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे log x+y, एक काम कीजिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ी गलती है, मिस्टेक है। आप एक काम कीजिए, अच्छा यहाँ पे सही कर रखा है इन्होंने, ये सही से दिखा रखा है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। x+4 छोड़िए, आप एक काम कीजिए यहाँ से छोड़िए दीजिए, इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सी वाला पार्ट देखते हैं। सी वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है, x = 2at² दिया हुआ है और y = at² दिया हुआ है। ये चेन रूल अप्लाई हो रहा है। चेन रूल के लिए आप पार्ट 1 देख सकते हैं। dx/dt के रिस्पेक्ट में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में फंक्शन में क्या आ रहा है, t आ रहा है। जब t आता है तो t लेंगे, x आता है तो x लेंगे। तो जो t के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, dx/dt आ जाएगा। 2a कांस्टेंट है, t का स्क्वायर करेंगे, t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt² हो जाएगा। इसका करेंगे, जब हमने ये किया तो ये फंक्शन आ गया 2a इंटू में 2t आ जाएगा, 4at हो जाएगा, ठीक है। साथ के साथ हम इसका करेंगे, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, u a को कांस्टेंट रहेंगे, t² करेंगे तो ये 4at³ आ जाएगा। और जैसे ये करेंगे तो हम क्या कर देंगे, चेन रूल कहता है dy/dx होता है हमेशा।
तो डी वाई अपॉन में डी एक्स करने के लिए आपको पता होगा डी वाई वाला फंक्शन क्या है। डी वाई का जो फंक्शन है वो है डी वाई अपॉन में डी टी, और डी एक्स का फंक्शन जो है डी एक्स अपॉन में डी टी। तो डी वाई अपॉन में डी टी की जो वैल्यू है वो आई है 4a_t², वो आई है 4a_t², ये लिख देंगे। और डी एक्स अपॉन में डी टी की वैल्यू 4a_t है, तो ये लिख देंगे। इसको इससे काट दिया, 4a_t³ से कट गया तो स्क्वायर आ गया, t² आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वैल्यू है y इक्वल टू 5 प्लस पे √x डिवाइड बाय में 5 माइनस में √x। याद रखना √x का डिफरेंशिएशन हमेशा याद होगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया 1/2 होता है। आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू ये लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं dy dx। इसमें आपका कोशेंट रूल लगेगा, इसमें आपका कोशेंट रूल लगने वाला है। कोशेंट रूल तब लगता है जब डिवाइड में दो फंक्शन होते हैं। तो दो फंक्शन दिए हैं 5 प्लस √x 5 माइनस √x। तो 5 माइनस √x को कांस्टेंट रख के 5 प्लस √x का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। फिर 5 प्लस √x को कांस्टेंट रख के 5 माइनस √x का डिफरेंशिएशन किया, और लास्ट वाला जो है इसका स्क्वायर कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसका तो वही रहेगा, सेम एज इट इज कांस्टेंट है। 5 प्लस में √x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2 आ जाता है। क्या आ जाता है? 2 और 5 का तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। 5 प्लस √x ऐसे ही रहेगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 5 का 0 और √x का 2 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। चलिए नीचे वाला तो बेचारा वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होने वाला। अब 5 है, यहाँ पे 5 प्लस √x है, लेकिन यहाँ पे 1/2 यहाँ पे 1 माइनस का 1/2 तो ये हमने 1/2 बाहर ले लिया, तो यहाँ तो ये बच गया 5 माइनस √x बच जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बच जाएगा 5 माइनस √x और 5 प्लस √x। माइनस माइनस टकरा के यहाँ पे देखिए ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन, तो दोनों मिलकर प्लस का हो जाएगा। और 5 प्लस √x है तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब इसको प्लस माइनस करेंगे तो √x से, ध्यान दीजिएगा, √x से तो हम देखते हैं √x से हमारा √x कट जाएगा और 5 और 5 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 10 को 2 से 10 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, और ये ऐसे √x ही आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं, फिर PYQ देख रहे हैं। अब दोबारा से वही क्वेश्चन है, बस पावर लग गई है 1/2। 1/2 को √x पे लिख सकते हैं, या √ भी हो सकता है। पावर 1/2 का मतलब √ होता है। तो ये फंक्शन लिख लो, आपका मन करे तो ये लिख लो इस पूरे को, या ये वाला ये ऐसे ही रहने दो। चलिए अब डिफरेंशिएशन करते हैं, इस वाले फंक्शन को लेके डिफरेंशिएशन करेंगे इस वाले को। तो 1 प्लस में x की 1/2, इसको कांस्टेंट रख दिया। कोशेंट रूल लगेगा, यहाँ पे भी कोशेंट रूल लगेगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में है। तो 1 प्लस ये नीचे वाली टर्म को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं और इस वाली टर्म का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो ये आ गया। डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में कर दो, फिर इसी को कांस्टेंट रखो, फिर जिसको कांस्टेंट रखा तो उसका डिफरेंशिएशन कर दो, और नीचे जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो। 1/2 है तो स्क्वायर करोगे तो 2 से, ध्यान दीजिएगा, 2 से 2 कट जाएगा, डिवाइड में है ना 2। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? dy dx की वैल्यू 1 प्लस √x में कर दोगे, √ लगा सकते हो चाहो तो, लगा दिया, ठीक है, √ मैंने लगा दिया। और इसका जब मैंने किया तो 1/2 आगे आ जाएगा पावर, याद है ना x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन करते हैं तो n है 1/2 आगे आ गया। 1 माइनस x में 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 1 माइनस x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो 0 हो गया और x का -1 हो जाएगा। अब इसको कांस्टेंट रखा था, इसका डिफरेंशिएशन किया तो 1/2 सेम वैसे ही आ जाएगा, -1/2। लेकिन 1 प्लस x का डिफरेंशिएशन करने में प्लस का 1 आ जाता है। चलिए आप देखते हैं, 1/2 यहां भी है, 1/2 यहां भी है, तो दोनों जगह से कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया? ये प्लस का बच गया, ठीक है,
और ये माइनस का 1/2 है ना, तो इसको आप नीचे ले जाओगे, प्लस का करने के लिए नीचे ले जाओगे, माइनस का 1/-x हो जाएगा। 1/2 है तो अंडर रूट लगा दो। सेम ऐसे इसके साथ भी करो, तो ये भी हो गया। माइनस का साइन है, साइन माइनस का ही रहेगा, ठीक है, और इसका माइनस का साइन आगे आ जाएगा, ठीक है, इस वाले का। ये हो गया। अब ये होने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान देना। ये हमारा ये हो गया। अब माइनस का 1 थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, और ये जो 1+x है नीचे डिवाइड में अंडर रूट में था, तो अंडर रूट से कटने के बाद ये ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये फंक्शन हमारे पास टोटल आ जाएगा आंसर। क्लियर है? आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया तो पॉज करके देख लीजिए। y की पावर x की y के इक्वल टू x की पावर x है, तो कोई बात नहीं, जब भी ऐसा दिया गया हो तो आपको लगता है कि सॉल्व नहीं हो पाएगा तो लॉग ले लो। अब लॉग लेने में जब भी पावर होती है तो ये सॉल्व हो जाती है। लॉग y लॉग x x हो जाएगा, लॉग x हो जाएगा, लॉग y x जो है आगे आ जाएगा, लॉग x हो जाएगा। लॉग y का डिफरेंशिएशन करोगे, फिर y है रिस्पेक्ट में, तो y का डिफरेंशिएशन करोगे, dy dx हो जाएगा। x को कांस्टेंट रखो, log x का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर log x को कांस्टेंट रखो, x का डिफरेंशिएशन कर दो। इसका तो 1/y आ गया, dy dx आ गया, x ऐसे ही रहेगा, और log x का 1/x हो जाएगा। log x कांस्टेंट है, dx का डिफरेंशिएशन नहीं है, 1 आ जाएगा। यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला y जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऊपर चला गया y, ठीक है, और यहां पे करेंगे तो यहां पे आपका आ जाएगा x से x कट जाएगा, 1 प्लस log x बच गया। y की वैल्यू क्या थी, x की पावर x थी तो रख दिया, और 1 प्लस log x आ जाएगा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार पॉज करके देख लीजिए वीडियो मेरी, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। गॉट इट माई पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं, आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा इसी को सॉल्व किया हुआ, ठीक है, ये तो ऊपर कर लिया है। अब x² प्लस में y² इक्वल टू 25 दिया हुआ है, नो डाउट इसको करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है। x² का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, x² के रिस्पेक्ट में x ही आएगा। dy² का करेंगे तो dy² का y आ जाएगा, फिर y का करेंगे dy dx हो जाएगा। 25 कांस्टेंट है, नो डाउट 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू हमने क्या की, 25 की वैल्यू जो कर दी वो हमने क्या कर दी, 0 कर दी। और x² डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगा, और y² का डिफरेंशिएशन 2y आएगा, और dy dx ऐसे रह जाएगा। 2x ये जो आपका प्लस का 2y है इसको वहां भेज दो इक्वल टू के बाहर, तो माइनस का 2y हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस का 2y dy dx हो जाएगा। dy dx ऐसे रखो, 2y यहाँ पे डिवाइड में भेज दो, ठीक है, माइनस का साइन लगा दो। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया -x माइनस एक्स वाई dy dx की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आंसर आ जाएगा फाइनल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू u की क्यूब दिया हुआ, और u की वैल्यू क्वेश्चन में कहा गया साफ साफ कि u जो है वो किसके बराबर है, 3x प्लस में 9 के। आपका मन करे तो स्टार्टिंग में रख लो या बाद में रख लो, स्टार्टिंग में सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, भूलेंगे नहीं। तो आपको इसको सॉल्व करना है, u की क्यूब दिया हुआ है, और जब भी क्यूब दिया हो फंक्शन में तो हम यहाँ पे लॉग लेते हैं, x के अलावा अगर कोई फंक्शन है तो। चलिए अब यहां पर क्या आने वाला है, जरा ध्यान दीजिएगा। लॉग ले लो, बिना लॉग के भी कर सकते हैं, वैसा कोई जरूरी नहीं है। लॉग ले लिया, log y log u की क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद करेंगे तो ये 3 आगे आ गया, log u हो गया, ठीक है। और u की वैल्यू कितनी है भैया, u की वैल्यू है 3x प्लस में 9, ठीक है, लिख लो u की वैल्यू। अब log y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y आएगा, y का करेंगे तो dy dx आ जाएगा। 3 कॉन्स्टेंट रखा, d log 3x प्लस 9 और d 3x प्लस 9 का डिफरेंशिएशन कर देंगे, और जैसे ही करेंगे तो इसका तो आ गया 1/, इसका तो आ गया आपका 1/, इसका आ जाएगा 1/y, इसका आया dy dx, और इसका करेंगे 3
1 3x प्लस 9 आ जाएगा, और 3x प्लस में 9 का करेंगे तो 3 कांस्टेंट है और 9 का 0 हो जाएगा, तो ये आ गया। डी वाई डी एक्स, वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो वाई यहाँ आ जाएगा, और 3 3 ज़ा कितने होते हैं, 9 होते हैं, तो 9 लिख दिया, और 3x प्लस 9 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या थी सर, y की वैल्यू u की क्यूब थी, तो ठीक है u की क्यूब रख दो, ठीक है, u की क्यूब माइनस इंटू में 9, ठीक है, और 9 जो है u की वैल्यू क्या थी 3x प्लस में 9, ठीक है, तो 3x प्लस में 9 है, तो 3x प्लस में 9 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, 3 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करें 3x प्लस में 9 की पावर 2 इंटू में 9 हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, y इक्वल टू लॉग u दिया हुआ है, फिर से वही वाला u फंक्शन है, u की वैल्यू रख दो आप लोग, नो डाउट इसका सॉल्यूशन है, ये आप लोग खुद कर लेना, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, देख लीजिए आप लोग खुद कर लीजिएगा, बहुत ईजी है, u वाला ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन आपका खत्म होता है, अब हम लोग फाइनेंशियल मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं, वही रह गया, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे। वैसे इतना जरूरी नहीं है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये तो क्वेश्चन आना ही है, तो एक तो क्वेश्चन ये अटेम्प्ट कर लेना, एक फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का कर लेना, बस 2 क्वेश्चन यहाँ से कर लेना मैथ्स में से, और 2 क्वेश्चन स्टैट्स में से कर लेना, 4 इनफ होते हैं भाई। बट कोई नहीं, अगर आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करना है तो वो भी ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोग यहीं पे वो करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो, अगर अच्छी लगे तो कमेंट कर दो, बुरी लगे तो वो भी कमेंट कर दो कि भाई समझ में नहीं आया, अगर समझ में आ गया तो कमेंट कर दो कि समझ में आ गया है, और नहीं समझ में आया तो भी कमेंट कर दो, तो भी मैं आपको वो कर दूंगा। और टेलीग्राम पे आप लोग अगर डाउट हो तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना कि सर ये डाउट आ रहा है, ये क्वेश्चन है, ऐसा है, मैं सोल्यूशन भेज दूंगा सर ये। चलिए आगे चलते हैं, समझेंगे थोड़ा अच्छे से। और बच्चों आप सभी देख रहे हो मेरी वीडियो, तो आप सभी सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट भी करो। सबसे पहले हम समझते हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स क्या होती है। व्हाट इज फाइनेंशियल मैथमेटिक्स? सिंपल सी बात है, अगर आप कहीं भी किसी जगह पे लगे हो, फाइनेंस सेक्टर में, बैंक में लगे हो, इंश्योरेंस कंपनी में लगे हो, यानी इवन कहीं भी लगे हो जहां पे फाइनेंस का काम होता है, किसी चीज को फाइनेंस करवाया जाता है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है, ईएमआई की कैलकुलेशन है, प्रोविडेंट फंड की कैलकुलेशन है, चाहे वो ग्रेजुइटी की कैलकुलेशन है, ये सारी चीजें निकालने के लिए जिस मैथमेटिक्स का यूज करते हैं उसी मैथमेटिक्स को फाइनेंशियल मैथमेटिक्स कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं? पहला तो टॉपिक्स आता है सिंपल इंटरेस्ट, फिर आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर आता है एन्युटी। नो डाउट पिछले 2 सालों से क्वेश्चन जो आ रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का आ रहा है, एन्युटी तो ना के बराबर है, आता ही नहीं है, फिर भी मैं करा दूंगा, कोई बात दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के चांसेस होते हैं, थोड़ा हाई लेवल पे क्वेश्चन पूछता है। पहले समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट होता है क्या है। जब एक सिंपल नॉर्मली एक अमाउंट पे हर साल एक फिक्स रेट से जो इंटरेस्ट लगता है उसी को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, और जो हर साल चेंज होता रहता है उसे कंपाउंड कहते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू में आर इंटू में टी। पी स्टैंड्स प्रिंसिपल और आर स्टैंड्स रेट और टी स्टैंड्स टाइम। इसका मतलब क्या होता है बच्चे? पी का मतलब प्रिंसिपल, वो अमाउंट जो मैं पैसा लगा रहा हूं, और आर का मतलब रेट होता है जिस रेट से मिलेगा, और टाइम का मतलब कितने टाइम के लिए लगा रहा हूं, और जिस टाइम पे मुझे पैसा मिलता है उसे अमाउंट कहते हैं, फ्यूचर वैल्यू कहते हैं। फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का पी इंटू में आर इंटू में टी, और अमाउंट का फॉर्मूला होता है जो सिंपल इंटरेस्ट आपका निकल के आया है उसी को प्रिंसिपल में ऐड कर दो, सिंपली। चलिए जितना पैसा लगाया और जितना इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपको पता चल जाएगा कितना पैसा आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। आगे चलते हैं। और डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला लगाना हो सिंपल इंटरेस्ट निकाले बिना, तो भैया हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं, पी इंटू में आर इंटू में टी होता है, लिख दो, प्लस में पी लिख दो, और पी को कॉमन ले लो, आर टी प्लस में 1, तो ये फॉर्मूला बन जाता है, आर पी कॉमन और आर टी प्लस में 1 बन जाता है। ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। प्रिंसिपल की वैल्यू 1000 रुपीज है, नो डाउट 1000 रुपीज है, 10,000 है, रेट 15% है, टाइम 3 ईयर्स है, अमाउंट पूछ लिया गया।
डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है पी ब्रैकेट में आर टी प्लस में 1 ब्रैकेट क्लोज। रेट जो है वो 15% है, तो 15 को 100 से डिवाइड कर दो, परसेंटेज में ऐसे ही करते हैं, तो ये आ जाएगा 0.15 लिख सकते हैं डायरेक्ट। रेट इंटू में 3 और प्लस में 1, और ये हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास सभी के पास कैलकुलेटर है, देख लो ये आ जाएगा। अब इसमें से प्रिंसिपल को आप माइनस कर दो बच्चे, प्रिंसिपल जो दिया हुआ है उसको माइनस कर दो, 10,000 है तो आपके पास ये आपके पास निकल के आ जाएगा इतना इंटरेस्ट मैंने कमाया है। अगर मैं 10,000 लगा के 14,000 कमा रहा हूं तो ये मेरा इंटरेस्ट वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जो देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि सामने वाले से जब हम कोई पैसा ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं तो उससे ये कह रहे हैं बेटा सुन ले, अगर पहले साल तूने इंटरेस्ट दे दिया तब तो ठीक है, अगर नहीं देगा तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, उसी इंटरेस्ट को हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझते हैं बहुत अच्छे से कि सर मान लो कि पहले साल आपने पहले साल क्या किया, पहले साल 1,000 रुपीज मुझे उधार दिया और आपने उस पर 10% ब्याज लगाया तो 100 रुपीज हो गया, 1100 हो गया, यानी अगले साल मुझे 1100 मिलने चाहिए थे लेकिन उसने 1100 नहीं दिए। तो सुन ले भाई, सेकेंड ईयर में जब मैं अमाउंट बताऊंगा सेकेंड ईयर में मुझे कितना मिलना चाहिए, अगर तू 2 साल बाद पैसे देगा तो 1 साल का तो 1,000 पे तुझे देना ही पड़ेगा जो तूने लिया था, प्लस में इस 1,000 पे जो इंटरेस्ट बनेगा 10% 100 रुपये वो भी देना पड़ेगा, और जो इंटरेस्ट पहले साल 100 रुपये बना था उस पर भी तुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 100 का 10% 10 रुपये, यानी टोटल मिला के तेरे को 1,110 रुपये देने पड़ेंगे। यही कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये सब करने के लिए इतना लंबा चौड़ा तरीका अच्छा नहीं था, इसलिए इसका एक फॉर्मूला बनाया गया। इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया वो बाद में देखेंगे, पहले समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो पूरे साल का होता है, 1 साल का होता है। तो कई लोग कहते हैं भैया हमें ऐसा इंटरेस्ट साल में एक बार ही देना, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि साल का होता है पूरे साल का, इसलिए 1 साल में एक बार देना। कुछ लोग कहते हैं नहीं साल में हमें 2 बार चाहिए, तो उसे हम लोग कहते हैं हाफ ईयरली। जो कहते हैं नहीं साल में हमें 4 बार इंटरेस्ट चाहिए तो उसे क्वार्टरली कहते हैं, और जो कहता है हर महीने मुझे इंटरेस्ट चाहिए यानी 12 बार साल में तो उसे मंथली बोलते हैं। आगे हम चलते हैं, अगर ईयरली है तो ईयरली का एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाया गया, P1 + R⁴n। P स्टैंड्स प्रिंसिपल, R स्टैंड्स रेट और N का मतलब नंबर ऑफ पेमेंट्स होता है या नंबर ऑफ ईयर्स होता है। हाफ ईयरली है तो आपके दिमाग में आएगा सर हाफ ईयरली का मतलब है 2 बार ब्याज मिलना, 2 बार साल में 2 बार, तो साल में 2 बार तो इंटरेस्ट तो 1 साल का होता है, तो 2 बार के लिए आप क्या करोगे 2 से डिवाइड कर दोगे। सपोज आपके पास 12% मिल रहा है आपको, मान लो 12% पूरे साल का है, तो अब मैं कहता हूं मुझे 6 महीने में इंटरेस्ट चाहिए तो कितना मिलना चाहिए, तो भैया 6 महीने में फिर इसका आधा मिलेगा 6%, तो इसके लिए क्या करेंगे इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो सिंपली जैसे कहेगा जितना पेमेंट गया उतने से डिवाइड करो और टाइम को उतने से मल्टीप्लाई कर दो। 2 बार मिलेगा साल में तो 1 ईयर है, 1 ईयर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 बार 2 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे क्वार्टरली करेंगे, ऐसे ही हम लोग मंथली भी करेंगे। क्वार्टरली के लिए 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई, मंथली के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई। अब मान लेते कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना हो तो क्या करोगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, अमाउंट में से प्रिंसिपल को उठा के माइनस कर दो। जितना पैसा मिलने वाला है तो फॉर्मूले से आप अमाउंट निकालोगे ना, उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देना, सिंपली। आगे देखते हैं एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का 1200 की प्रिंसिपल अमाउंट है, 1200 रुपये प्रिंसिपल है भैया, 1200 रुपये प्रिंसिपल है, रेट जो है 5% है पूरे साल का और 5 साल तक इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन क्वार्टरली है। क्वार्टरली का मतलब है वो 4 बार मांगेगा इंटरेस्ट, तो R को 4 से डिवाइड करो और N को 5R से मल्टीप्लाई कर दो, N लिख दो यहां पे। तो नंबर ऑफ टाइम्स है 5 इयर्स, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। रेट भी 5% है, तो 5% को रेट को हम जाते हैं 0.05 लिख देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद हमारी ये वैल्यू आ जाएगी और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कैलकुलेटर से 20 टाइम्स आप कैलकुलेट कर लेना और 1200 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आपका यहां पे आ जाएगा अमाउंट।
जैसे अमाउंट आएगा तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर है यहां तक, ये आपका काम है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हरी ने डिपॉजिट किया 5000 इन हिज बैंक। हरी अपने बैंक में 5000 रुपए जमा कराता है और 11% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, और इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो कंपाउंडेड सेमी एनुअली मिल रहा है, यानी इस साल में 2 बार ले रहा है वो। सेमी का मतलब आधा, साल में 2 बार लेगा और 2 साल तक लेगा। 2 साल के बाद पूछेंगे तो 2 साल के बाद तो 4 बार अमाउंट ले लेगा। तो 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो एन को, और रेट को 2 से डिवाइड कर दो, सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। अब 5000 प्रिंसिपल है, तो ये आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेटर से कर लेना, बहुत सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में जरा थोड़ा सा दिक्कत है, टाइम निकालना भैया। टाइम देखो, बड़ा अच्छा डायग्राम बना हुआ है टाइम वाला। अच्छा यार, ये सब्सक्राइब कर दिया करो यार, थोड़ा शर्म खाओ, लाइक कर दिया करो। बेशरम हो तो कमेंट मत करना, और बेशरम हो तो लाइक भी मत करना, और बेशरम हो तो सब्सक्राइब भी मत करना, ठीक है। वीडियो देख के साइड से निकल जाना। बहुत बड़े बेशरम हो तो, ऐसे जो शर्म बेच के खा गए। बताओ, वीडियो देखते हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, इतने स्वार्थी लोग हो तुम लोग। चलिए देखते हैं, इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी कुछ नहीं। पीडीएफ मुंह उठा के पीडीएफ मांगते हो टेलीग्राम में। मन तो करता है यार टेलीग्राम से निकल के गुस्सा मारूं। मतलब ऐसे ऐसे लोग टेलीग्राम में पीडीएफ मांग रहे होते हैं, जो ना तो सब्सक्राइब करते, ना तो लाइक करते, ना कहीं कमेंट करते हैं, बस मांगते हैं पीडीएफ सर, पीडीएफ सर। देता हूं पीडीएफ तुम्हें। अब की बार तुम लोग ना, जब ना कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेजना, ठीक है। चेक करूंगा मैं, तभी भेजूंगा पीडीएफ, उसी को पर्सनली पीडीएफ भेजूंगा। चलिए आगे देखते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए ना ऐसा बहुत अच्छा डिजाइन वाला, तो कर देना बेटा, कमेंट कर देना, कमेंट कर देना। अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा। समझ में आया तो समझ में लिख देना, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन कह रहा है हाउ लॉन्ग विल टेक 700 टू अमाउंट 122270। कितने टाइम बाद 700 रुपए 2270 में बदल जाएंगे। 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और कंपाउंड सेमी एनुअली है। तो भैया सेमी एनुअली साल में 2 बार मांग रहा है, तो रेट का आधा कर दो। रेट का आप आधा कर दोगे, ठीक है। तो रेट को आधा कर दिया, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। टाइम तो पता ही नहीं है सर, कोई बात नहीं। ये अमाउंट की वैल्यू दी हुई है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, इनको डिवाइड कर दो, ये आपके सामने वैल्यू आ जाएगी। अब इसको लॉग के तरीके से किया जाता है, लॉग टेबल होगा, लॉग टेबल में आप वैल्यू देख लेना। यहाँ पे ये इसके डिवाइड में चलेगा, लॉग 3.24 देख लेना वैल्यू क्या है, ठीक है। और लॉग 1.04 देख लेना वैल्यू क्या है। और नहीं ऐसे देखना आता तो आप 1.04 को प्रेस करते जाना, पता है, स्क्वायर करके प्रेस करते जाना। जितना स्क्वायर आएगा ना उतना देख लेना, आपका कहीं ना कहीं 15 टाइम्स पे आके ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर आ जाएगी। कैलकुलेटर पे लिखा होगा 15 टाइम्स, 16 टाइम्स लिखा होगा तो समझ लेना 15 टाइम्स है। एक ज़्यादा आएगा स्क्वायर में लिखा हुआ, तो एक ज़्यादा आएगा तो 15 टाइम्स आ जाएगा, अपने आप n निकल के बाहर आ जाएगा। और 30 आएगा तो 2 से डिवाइड कर देना। चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी क्वाड्रपल्स इटसेल्फ एट 10%। 4 गुना पैसा हो जाएगा भैया कितने सालों में, ठीक है। अमाउंट की वैल्यू मान लेते हैं, जितना पैसा लगाएंगे उसका 4 गुना, तो प्रिंसिपल का 4 गुना। तो क्वेश्चन क्या है, कम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से पूछा गया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का P A=P ब्रैकेट में 1 + RT। तो अमाउंट की वैल्यू जो है 4P के बराबर है, ध्यान दीजिएगा। अमाउंट की वैल्यू 4P है और P से P कट गया, काट दो इसको, P से P को काट दो, 4 आ गया। 4 में से 1 माइनस किया, 3 आ गया, और 3 में ये 0.10 डिवाइड कर दिया, तो ये आपके सामने क्या आ जाएगा, जरा देखिए, ये आ जाएगा 30 ईयर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल 2500 रुपए 300 इन सिंपल इंटरेस्ट इन 3.5 साल। भाई साहब 300 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रिंसिपल 2500 रुपये है, तो बताओ अगर 3.5 साल के हिसाब से दिया जाए तो कितना इंटरेस्ट बनता है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, 3/2 को यह 7/2 लिख सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर दो, मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में ले आओ,
और फिर इसको जैसा है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, पी इंटू आर इंटू टी, वैल्यू रख दो आप लोग सारी की सारी, और वैल्यू रख दोगे तो आर की वैल्यू ये आ जाएगी। अब डिवाइड करके निकाल लेना कितनी आ रही है, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो। ये वैल्यू निकाल के दे रखा है, ये नहीं है, ये गलत है, गलती से गलत आ गया है, इसको काट दो, ये निकाल लेना, ठीक है, ऊपर वाला। आगे देखते हैं, अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू 2420 रुपये एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज एंड टू 2500 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे क्वेश्चन में दो सर्टेन सम ऑफ मनी जो अमाउंट दी हुई है, दो दी हुई है, एक तो 2420 रुपये मिलता है सेकेंड ईयर के एंड में, और थर्ड ईयर के एंड में 2500 रुपये मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए, ठीक है। अमाउंट दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है, 2420 था तो टाइम 2 ईयर्स था, और 2500 था तो 3 ईयर्स था, तो दोनों का टाइम दिया हुआ है, दोनों के टाइम के हिसाब से दिया हुआ है अमाउंट, ठीक है। हम पहले वाले का फॉर्मूला लगाते हैं, 2420 पी 1 प्लस आर की पावर स्क्वायर, ये 2500, ये दोनों इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को लिख लिया मैंने। अब दोनों क्या करो, जो बड़ी वाली अमाउंट है उसको छोटी वाली से डिवाइड कर दो, तो मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये इससे डिवाइड किया तो पी से पी कट गया, और इस पूरे से ये 3 कट जाएगा, तो एक बच जाएगा बेचारा अकेला, तो एक बचा, तो पी काट दिया गया, पी हट गया बेटा, पी कट जाएगा, पी से पी कट गया, 1 प्लस आर बचा हुआ, तो 1 माइनस कर देंगे, आर की वैल्यू 0.33 आ जाएगी, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में सम भी पूछा गया, प्रिंसिपल भी पूछा गया, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू रख दो, 2420 ये, और ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इतने क्वेश्चंस हमारे कवर हो गए। अब 6th क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 69550 फॉर 3 years. If interest is payable semi-annually, the rate of the first 2 years being 6% per annum and for the third year 9% per annum. अगर एग्जाम में क्वेश्चन टफ से टफ होगा तो वो इस तरीके से होगा। क्वेश्चन कह रहा है स्टार्टिंग के 2 साल तो 6% इंटरेस्ट है, फिर 6% के साथ जो अमाउंट बन के आती है उस अमाउंट पे 9% मिलता है, और इंटरेस्ट जो चार्ज किया जा रहा है वो हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली में टाइम डबल हो जाएगा। अगर स्टार्टिंग के 2 साल की बात करें तो 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ हो जाएगा, तो 6 का हाफ 3% कर देंगे। चलिए देखते, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, पहले हमने प्रिंसिपल लिया 6950, जो हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है वो 6950 दिया हुआ है, तो इसको हम ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे रेट हमारा जो भी है, रेट को 2 से डिवाइड कर दो और टाइम्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमने ऐसा किया, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम एक इक्वेशन की तरह मान लेंगे और बाद में सॉल्व करेंगे। अब थर्ड ईयर में देखते हैं, थर्ड ईयर में अगर हम जाते हैं तो यही जो सेकंड ईयर के में जो वैल्यू आई है इसी वैल्यू को प्रिंसिपल मान लेंगे, तो 6950 और ये पूरी की पूरी अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो 1 साल का आपका इंटरेस्ट मिलने वाला है, 1 साल का है तो 2 से डिवाइड कर दो रेट को, और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, टाइम 1 ईयर है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नो डाउट जो मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8539, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। चलिए इसी के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब हमारा स्टार्ट होता है PYQ। चलिए PYQ स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन आया हुआ, ये इग्नू में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बीकॉम में, ठीक है, स्पेशली बीकॉम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है वो लास्ट ईयर ही आया था, ठीक है। तो लास्ट ईयर क्वेश्चन कहा था कि 10,000 में प्रिंसिपल है, एक तो थ्योरी इसके अटैच थ्योरी ये थी, ये क्वेश्चन पूछा था डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और उसके साथ ये क्वेश्चन है 10,000 का प्रिंसिपल है, टाइम 5 ईयर्स है, रेट है 10%, सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए P इंटू में R इंटू में T, ये हो गया। मैं बता रहा हूँ जो मैंने क्वेश्चन कराए ना वो करने के बाद तो आपके कोई क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है, क्योंकि एग्जाम का लेवल बहुत इजी होता है सिंपल फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट P 1 प्लस आर एन के पावर फॉर्मूला लगा दो, और इसके बाद ये वैल्यू, इसके बाद ये वैल्यू, और ये आ जाएगा आंसर। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दो, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जाके ये क्वेश्चन खत्म होता है। फिर एक और क्वेश्चन आया हुआ, वो नेक्स्ट ईयर आया 2024 में,
तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहा है, ये कह रहा है प्रिंसिपल 12,500 है। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। और एंड जो है वो 3 ईयर्स है। ये भी कोई टफ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है पहले साल 6%, दूसरे साल 8%, तीसरे साल 10%, टोटल 3 साल तक इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा फॉर्मूला लगाओ P1+R1 1+R2 1+R3, क्योंकि एवरी ईयर रेट चेंज हो रहा है। तो हम रेट अलग अलग लिख के इसको इस तरीके से प्लस कर देंगे और ये हमारा ये आ जाएगा। और इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर नहीं है बेटा, ये गलती से ये हो गया, इसको काट दो। आंसर आएगा आपका सीधा ये वाले वैल्यू। ठीक है, तो इसमें से हम लोग प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे और ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये PYQ भी हो गया। अब बात करते हैं एनओटी की। तो एनओटी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। नो डाउट एनओटी जो है ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, एनओटी टफ इजी है, बट यहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर चांसेस होते हैं। अभी तक तो नहीं आया, फिर भी देख लीजिए। एनओटी का मतलब होता है फिक्स्ड इक्वल पेमेंट। फिक्स्ड इक्वल पेमेंट का मतलब है जो हर महीने एक ईएमआई पे करते हैं, उसी को इक्वल एनओटी कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ एनओटी ऑर्डिनरी होती है, ड्यू होती है, डेफर्ड होती है। तो डेफर्ड तो भूल जाओ कि एग्जाम में आती है, छोड़ दो। ऑर्डिनरी का मतलब होता है अगर कोई इंस्टॉलमेंट हम एंड में पे करते हैं तो उसे ऑर्डिनरी एनओटी कहते हैं, और जो हम स्टार्टिंग में पे कर देते हैं उसे हम ड्यू एनओटी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं एनओटी को। ए स्टैंड एनओटी और आई स्टैंड इंटरेस्ट रेट और एन स्टैंड टाइम। फर्स्ट स्टडी अबाउट प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? एक लमसम अमाउंट जो हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं या लोन की फॉर्म में कहीं से पैसा उधार ले रहे हैं, जो हमें आगे चल के पे करना है या हमें कोई रिटर्न मिलेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट में जो हमें आगे चल के रिटर्न मिलने वाला है इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में, या तो हमें पे करना है इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में। जैसे हमने लोन ले लिया तो लोन की ईएमआई हर महीने पे करनी होती है, या मान लो कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो वहाँ से हर महीने इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसके एग्जाम्पल है लोन। ये लोन लिखा हुआ है तो नो डाउट लोन है ये। ठीक है, इसको ठीक कर लेना, ये लोन हो जाएगा LON लोन। ठीक है, आगे देखते हैं हाउस परचेज किया, उसके लिए फाइनेंस करवाया, उसके लिए ईएमआई। पेंशन ये एग्जांपल है। प्रेजेंट वैल्यू थोड़ी देर बाद देखते हैं, उससे पहले हम फ्यूचर वैल्यू देखते हैं। फ्यूचर वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू जो हमें फ्यूचर में मिलने वाली होती है। मीन्स दैट हम कोई पैसा थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हैं और एक बार लमसम हमें पैसा मिलता है कंपाउंड रेट पे। ठीक है, इसे फ्यूचर वैल्यू कहते हैं। जैसे कि प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, LIC, ये सब जो चीज़ें होती है इसमें हम धीरे धीरे पैसा जमा करते हैं और एक इक्वल इंस्टॉलमेंट से पैसा जमा करते हैं और एक टाइम के बाद हमें अच्छा खासा इंटरेस्ट के साथ एक अमाउंट मिलती है। ये ऑर्डिनरी भी हो सकती है और ड्यू भी हो सकती है। इसका मतलब ये हम हो सकता है ये इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग में पे कर दे या एंड में पे करे। ज़्यादातर एंड में ही पे होता है। तो एंड में जो पे होगा तो याद रखना हमेशा क्वेश्चन ऑर्डिनरी का ही आता है, ड्यू का नहीं आएगा। ड्यू क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा, कुछ नहीं कहा तो ऑर्डिनरी मारेंगे। फ्यूचर वैल्यू ऑफ ओ का मतलब ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी निकालना है तो आप क्या करोगे? ऑर्डिनरी का फॉर्मूला होता है एनओटी डिवाइड बाई आई 1+i⁻n-1। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है। और ड्यू वाले में कुछ नहीं करना था। फ्यूचर वैल्यू ऑफ ड्यू, ड्यू ये डी है, फ्यूचर वैल्यू डी। तो 1+i से मल्टीप्लाई कर दो, बस वही होता है। अब प्रेजेंट वैल्यू पे आ जाता है। प्रेजेंट वैल्यू में क्या करना होता है? प्रेजेंट वैल्यू में ज़्यादा कुछ नहीं है। जो 1+i स्टार्टिंग में उसको पीछे भेज दो और पावर माइनस में n कर दो। और सेम ऐसे इसका भी, इसमें बस मल्टीप्लाई कर दो 1+i से। ठीक है, ड्यू निकालने के लिए। चलिए ये फॉर्मूला देख लीजिए। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है एनओटी की, कुछ निकाल गया तो ऑर्डिनरी मानेंगे। 500 रुपये इंस्टॉलमेंट है, 7 साल के लिए 14% कंपाउंड एनुअली है। ठीक है, 500 रुपये हमने एनओटी की वैल्यू रख दी। एनओटी की वैल्यू 500 रुपये, इंटरेस्ट जो है 0.14 रख देंगे और ये रहा, पावर 7 है, टाइम 7 है, -1, और ये हमारे पास ये वैल्यू आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई? फ्यूचर वैल्यू आ गई। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। सेकंड क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो कोई बात नहीं। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ये कट कर दो बच्चों, ये आप कट कर सकते हो, ये आंसर ठीक नहीं है, गलत है। इसके बाद वाला देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला ये होता है। तो हम लोग 10,000 एनओटी है, इंटरेस्ट जो है 9%, 0.9, और ये कर देंगे और इसी के साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट में हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 14,815.97। इसी के साथ ये ख़त्म होता है। अब हम लोग स्टैट्स स्टार्ट करते हैं। स्टैट्स में हम लोग देखेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन करेंगे। तो डिस्पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ तक करने के बाद वाइंड ऑफ कर देते हैं।
काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है। और दूसरी बात, अभी हम पहले डिस्पर्जन करते हैं, फिर देखते हैं कोरिलेशन करना होगा तो कोरिलेशन के लिए अगर टाइम रहेगा तो कोरिलेशन कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डिस्पर्जन की थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो हम लोग समझते हैं डिस्पर्जन क्या होता है, क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं। डिस्पर्जन में दो मेजर्स होते हैं, एक एब्सोल्यूट मेजर्स होता है और दूसरा जो होता है वो होता है रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट को ही जब हम एब्सोल्यूट के कोफिशिएंट्स निकालते हैं तो उसको हम रिलेटिव मेजर्स कहते हैं। मीन्स एब्सोल्यूट मेजर्स निकालो, उसका कोफिशिएंट जो होता है वही रिलेटिव मेजर्स होता है। अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट मेजर्स की, तो एब्सोल्यूट मेजर्स में क्या क्या आते हैं। सबसे पहला आता है रेंज, क्वार्टिल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। इन्हीं सब के कोफिशिएंट निकाल दो तो वो सारे के सारे रिलेटिव मेजर्स हो जाते हैं। वेरिएंस का कोफिशिएंट कोवेरिएंस होता है बस। चलिए आगे देखते हैं। फिर हम लोग रेंज समझते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं। रेंज निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू को माइनस कर दो, जो आपके पास सीरीज दी होगी उसमें सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू को। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो माइनस में क्या वही प्लस करके डिवाइड कर दो। चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है आपका क्वार्टिल डिवीजन। क्वार्टिल डिवीजन निकालने के लिए बहुत सिंपल है, Q3 माइनस में से Q1 कर दो। अब ये क्वार्टिल क्या होता है बाद में समझेंगे। फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय में 2, और Q3 माइनस Q1 और डिवाइड बाय में Q3 प्लस Q1 कर दो तो कोफिशिएंट निकल जाता है इसका। इसमें दो क्वार्टिल होते हैं, एक थर्ड और एक फर्स्ट क्वार्टिल। क्या होता है बाद में समझेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद हमारा Q1 आता है। अगर Q1 कैलकुलेट करना हो तो ये तरीका होता है। चलिए बाद में देख लेते हैं। क्वार्टिल का एक पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझा दूंगा। मीन डेविएशन थर्ड जो आता है। मीन डेविएशन निकालने के तीन तरीके होते हैं, या तो अर्थमेटिक मीन की हेल्प से निकाल लो, या तो मीडियन की हेल्प से निकाल लो, या तो मोड की हेल्प से निकाल लो। मोड को जेड से डिनोट करते हैं। मीन डेविएशन मीन की हेल्प से निकालोगे तो इंडिविजुअल सीरीज में एक सीरीज दी होगी जिसमें एक्स वाले नंबर दिए होंगे, एक्स सीरीज में सारे नंबर दिए होंगे। उन सारे नंबरों में से मीन को माइनस करो और मॉडुलस करके और उसकी जो वैल्यू आएगी उसका सम कर दो। ऐसे मीडियन माइनस करो, पहले वाले में मीन, अगर मीडियन की हेल्प से निकाले तो मीडियन, और मोड की हेल्प से तो मोड, माइनस करके उसका टोटल करके डिवाइड बाय एन कर दो। ये इंडिविजुअल सीरीज में किया जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपके पास डिस्क्रीट सीरीज होती है तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा। सब कुछ सेम रहेगा, बस करना क्या है, इनटू में आपको एफ कर देना है, मल्टीप्लाई में एफ कर देना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। मीन डेविएशन हो गया। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना हो तो क्या करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालने के लिए कुछ नहीं, मीन डेविएशन मीन की हेल्प से निकाला तो मीन से डिवाइड कर दो, और अगर मीडियन की हेल्प से निकाला तो मीडियन से, और मोड की हेल्प से तो मोड से डिवाइड कर दो, बस आपके पास कोफिशिएंट आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐसे शो करते हैं, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज में निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। इंडिविजुअल सीरीज में निकालने के पहले तो बात होती है, तीन मेथड्स होते हैं। तो आपको दो ही मेथड देखें, एक्चुअल मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड। स्टेप डिवीजन मेथड नहीं होता, नहीं आता, इसमें यूज नहीं करेंगे, क्रॉस लगा दो। तो एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला होगा सिग्मा अंडर रूट में सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर। स्मॉल एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स सीरीज में से मीन को माइनस कर दो, 1 बाय 1 माइनस करते जाओ, आ जाएगा। और इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन शॉर्टकट मेथड में बहुत सिंपल होता है, सिग्मा डी स्क्वायर का अपॉन में एन, और माइनस में ब्रैकेट में सिग्मा डी अपॉन में एन का होल स्क्वायर। डी निकालना बहुत इजी होता है, एक्स वाले नंबर में से, ये एक्स होता है, एक्स वाले में से एक नंबर एज्यूम करके माइनस कर दो। ठीक है, तो डी निकल जाता है, जैसे हम पहले निकालते हैं डेविएशन। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग चलते हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और एफ से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। स्टेप डिवीजन में क्या करना है, डी डैश निकालना है, सब कुछ वही रहेगा, शॉर्टकट मेथड की तरह ही रहेगा। डी डैश निकाल के और इनटू में एच कर देना। डी डैश निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता, आपको डी जो दिया गया होगा उसको एच से डिवाइड करना होता है। एच का मतलब होता है गैप ऑफ क्लास इंटरवल। डी तो हम जानते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे एन का मतलब जो होता है, एन का मतलब होता है सिग्मा, एन का मतलब होता है सिग्मा एफ। इस वाली सीरीज में
ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। को वेरिएंस निकालने का तरीका ये होता है, जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है आपने, स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी निकाला है उसका बस स्क्वायर कर दो। ये सिंबल दिया हुआ है, सिंबल का स्क्वायर कर रखा है। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने का तरीका होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन लो और स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से डिवाइड कर दो, मीन से डिवाइड कर दो, इंटू 100 कर दो, ठीक है। ये कोवेरिएंस निकल जाएगा। एडवांस फॉर्मूला देख लो, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का हम पहले कर चुके हैं। n1 मीन 1, n2 मीन 2, n3 मीन 3 और डिवाइड बाय में n1 n2 n3 कर देना प्लस करके। मेन होता है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि हम ऐसे निकालते हैं। n1 स्टैंडर्ड डेविएशन, पहला स्टैंडर्ड डेविएशन, दो स्टैंडर्ड डेविएशन होंगे, उनको कंबाइंड करना है। तो जितने भी नंबर्स हैं उसको बाहर ले लो आप, n1 ले लो यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर कर दो और डेविएशन जो होगा उसका स्क्वायर करके प्लस कर दो। फिर प्लस में n2 करो, स्टैंडर्ड डेविएशन सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर और डेविएशन का स्क्वायर करके प्लस कर दो और डिवाइड बाय n1 n2 करके अंडर रूट लगा दो, ठीक है। ये आ जाएगा। करेक्ट अर्थमेटिक मीन कर चुके हैं, तो ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, देखना हो तो उस वाली वीडियो में देख लेना, फर्स्ट वाली में बता रखा है। लेट डिस्कस अबाउट क्वार्टिल। अब हम आते हैं क्वार्टिल पे। सबसे मेन होता है क्वार्टिल निकालना। देखो बच्चों, क्वार्टिल में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, क्वार्टिल होता क्या है? क्वार्टिल का मतलब होता है 1/4 वैल्यू। जैसे एक सीरीज है, उस सीरीज में जैसे 10 नंबर है, 9 नंबर है, 9 नंबर के बीच का नंबर क्या होता है, यानी 5वां नंबर जो होगा मिड में आता है। और 5 और 1 के बीच में स्टार्टिंग में एक मिड आता है और 5 और 9 के बीच में एक मिड आता है। तो 5 और 1 के बीच में जो मिड वैल्यू होगी जैसे कि 3, और 5 और 9 के मिड में जो वैल्यू होगी जैसे कि 7, तो इसे क्वार्टिल 1 और क्वार्टिल 3 कहते हैं। और जो बीच की वैल्यू होता है Q2, उसको मीडियन भी कहते हैं, उसी को हम मीडियन कहते हैं। Q2 मीडियन के नाम से जाना जाता है। और Q2 से पहले जो मिड की वैल्यू आएगी, बीच की वैल्यू, बीच से बीच की वैल्यू Q3 और Q1 कहलाती है। चलिए अब हम समझते हैं इसको और ज़्यादा डिटेल में। अगर आपको क्वार्टिल 1 निकालना हो, चाहे क्वार्टिल 3 निकालना हो, थर्ड क्वार्टिल या फर्स्ट क्वार्टिल निकालना है, तो कुछ नहीं करना, आप 1 और 3 को K मान लो। 1 और 3 को आप K मान सकते हो, K से नोट कर दोगे और एक ही फॉर्मूला दोनों पर अप्लाई हो जाएगा, KN+1 डिवाइड बाय 4th आइटम, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब K का मतलब यहाँ पे 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, जो भी कहेगा वो रख लेना आप। चलिए, ये तो था आपका इंडिविजुअल सीरीज में, और डिस्क्रीट सीरीज में सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज, देखिए इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज दोनों में सेम ही फॉर्मूला अप्लाई होता है। बाकी स्टेप्स बिल्कुल मीडियन की तरह फॉलो किए जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर CF से लिया जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इंडिविजुअल सीरीज है, 10 20 30 40 50 60। Q1 निकालना, तो साइज ऑफ K की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। K की जगह क्या रख दिया, 1, N+1 जो भी है, ठीक है। यह आपका गया 7/4। 7/4 को जब डिवाइड किया 1.75 आ गया। सर इधर तो कोई वैल्यू होती नहीं है, कोई बात नहीं, इसको अलग कर दो, ये 1 अलग कर दो और 0.75 अलग कर दो। ये कहना ये चाह रहा है पहले नंबर की वैल्यू और दूसरे और पहले नंबर की वैल्यू का 75%। तो कुछ नहीं करना आपको, जब भी एक से ज़्यादा वैल्यू दी गई हो तो आप सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करके उसका जितनी वैल्यू दी है उसको मल्टीप्लाई कर दो, चाहे वो कोई से भी नंबर पे है। जैसे मान लो 3.75 है तो थर्ड नंबर अलग कर देंगे और 0.75 को थर्ड फोर्थ माइनस में से थर्ड कर देंगे, एक वैल्यू ज़्यादा थे माइनस करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही करते हैं इसमें भी, देखिए ये आ गया आंसर 17.5 आ गया, ठीक है। अगला देखते हैं, फिर ऐसे ही हम लोग 17.5 आ गया। अब Q3 निकालेंगे, Q3 में भी बिल्कुल यही फॉर्मूला अप्लाई हुआ और ये करने के बाद हमारा 52.5 आ जाएगा। कंटिन्यूस सीरीज एक बार देख लेते हैं। कंटिन्यूस सीरीज में क्या करेंगे, कंटिन्यूस सीरीज में आपका क्योंकि टर्म्स निकलेगा, टर्म्स निकालेंगे। टर्म्स निकालने का फॉर्मूला n/4 होता है, प्लस नहीं करते, पहले टर्म्स निकालते हैं। टर्म का मतलब जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल के देता है, जिस प्लेस पे फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है।
तो इससे हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालेंगे L प्लस KN/4 डिवाइड माइनस में CF डिवाइड बाई F इंटू में I, ये फॉर्मूला बन जाता है। बाकी ये सब तो जानते हो। CF क्या होता है, F का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ जो आप क्वार्टल टर्म निकाल रहे हो, ठीक है, K का जो क्वार्टल टर्म निकालते हो। CF जो होता है जस्ट अबव F के ऊपर, जो सामने कॉरस्पॉन्डिंग F होता है उसके ऊपर वाला CF, और गैप ऑफ क्लास इंटरवल को I कहते हैं। L का मतलब लोअर लिमिट ऑफ F, जो F निकालोगे ना उसी का लोअर लिमिट। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन समझ में आएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये आपका कंटिन्यूस सीरीज है और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये आपके पास सीरीज थी और ये इसकी वैल्यूज थी, तो ये हमने लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्यू के, तो क्यू टर्म्स निकाल लेते हैं। 22.75 आ गया, यानी इसका मतलब ये है 22.75 जो CF के अंदर है, यानी 45 के अंदर है, तो इसके सीध में जो F होगा वही ले लेंगे। ये F हो गया और ये L हो गया 20, और इसके जस्ट ऊपर सामने जो CF है ये ले लेंगे CF। तो ये हमने वैल्यू ले ली और इसी के साथ इसको सॉल्व किया, तो ये हमारा 21.10 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसके बाद हम लोग इसका टर्म्स निकालें, 68.25 आ गया। अब 68.5 किस में है सर, 68.5 जो 75 में है, 75 के सीध में जो होगा वही F होगा, यानी 30, और 30 के जस्ट अबव 45, ये आपका F आ गया, और L तो आ गया 30, L जो है वो आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको फॉर्मूले को पुट कर देंगे और आपका आंसर फिर लास्ट में जाके Q3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37.75 आ जाएगा। अब क्वार्टल डिवीजन निकालने का Q3 माइनस Q1 होता है, इसको माइनस किया और ये हमारे पास 8.325 आंसर आ गया। चलिए ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, इन दो क्वेश्चनों को कर लेते हैं, या ये दो क्वेश्चन आप खुद ही कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका सिंपल सी डिस्क्रीट सीरीज है और इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप खुद करिए, ठीक है। अगर डाउट हो तो पूछिए, इसका सॉल्यूशन है अच्छे से दिया हुआ है, इसको कर लीजिए। और ये आपका PYQ है। चलिए इस PYQ को हम समझते हैं अच्छे से, कैसे समझे, स्क्रीन पे आप, ये लास्ट ईयर आया था एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हालांकि इस क्वेश्चन में एक ख़ास बात है, वो जानते क्या है, वो इस क्वेश्चन में ये है कि ये क्वेश्चन जो है वो ये कहना चाह रहा है कि आप इस क्वेश्चन में सिर्फ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए कहा है, लेकिन हम इसमें सब कुछ निकालेंगे। जैसे ये क्वेश्चन ये हमारे पास दिया हुआ है, क्लास इंटरवल है 0 से 20, F लिख लिया। क्लास इंटरवल को जब L प्लस U करके डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हमारे पास मिड वैल्यू आ जाएगी। आई थिंक आपके पास M आ जाएगा, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। CF की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, CF की ज़रूरत कोई नहीं पड़ती है, ठीक है। FM निकालेंगे, F और M को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, और FM का टोटल 6000 आ गया। बस कुछ नहीं, 6000 को पहले ये कर लेते हैं, पहले इसको निपटा लेते हैं। 6000 को हमने क्या किया, यहाँ पे 120 से डिवाइड कर दिया। n की वैल्यू 120 है, नो डाउट n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 120 है, तो हमने डिवाइड किया है, मीन आ गया। क्वेश्चन में हमें मीन निकालना था स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हम डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड लगाएंगे, सिग्मा FD स्क्वायर अपॉन में n, और ब्रैकेट में सिग्मा FD अपॉन में n का होल स्क्वायर। तो देखो FD निकालने के लिए पहले आपको D निकालना पड़ेगा। D निकालने के लिए M में से मीन को माइनस करते हैं, ठीक है। मीन माइनस कर दो, या आपका मन करे तो आप कोई भी अर्थमेटिक मीन, सॉरी मीन नहीं है ये, एज्यूम मीन है। तो मैंने यहाँ पे 10 माइनस कर दिया है, M में से 50 माइनस कर दिया है, ठीक है। 50 नंबर बीच का वैल्यू लिए, M माइनस, आप यहाँ पे लिख सकते हो M माइनस A, ठीक है। तो A माइनस किया मैंने, तो ये आ गया। मैंने A जो है वो 50 एज्यूम किया है, तो 50 माइनस करूँगा तो -40 -20 0 20 40 आ जाएगा, ठीक है। F और D को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा, इसका टोटल ये रहा FD।
और एफ डी स्क्वायर करने के लिए मैं एफ डी को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो एफ डी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको काट दीजिए। अब देख लेते हैं, ये आपका आ गया एफ डी स्क्वायर। जब कर रहे हैं तो एफ डी स्क्वायर जो होता है, एफ डी जो स्क्वायर है वो आपका आ रहा है 78,400। ये गलती से यहाँ लिख दिया गया है, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू इसकी है, और इसका जो वैल्यू है इसकी 0 आ रही है, ये इसकी वैल्यू है, और एफ डी जो है वो 0 है। तो हमने यहाँ पर रख दिया और ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग मेन डेविएशन देखते हैं। मेन डेविएशन निकालने के लिए एफ और मॉडुलस डी होता है, ये स्मॉल डी है, गलत है, मॉडुलस डी कर दीजिए, ठीक है। तो मॉडुलस डी के लिए हमने यहाँ पे निकाल लिया है, मॉडुलस डी आ जाएगा, आप निकाल सकते हैं, मॉडुलस डी आ जाएगा। मॉडुलस डी को एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो आपको 2480 लेना है और डिवाइड बाय में एन कर देना है, ये छोड़ दीजिए, ये गलत है, ये आप छोड़ दीजिए, ये भी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। वेरिएंस निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। कोवेरिएंस निकालने के लिए आपको करना क्या है, कोएफिशिएंट और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको इससे डिवाइड कर देना, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आपको और PYQ जो है सॉल्व चाहिए, या छोटी सी एक वीडियो बना दूँगा, मैथमेटिक्स और स्टैट्स यहाँ से कर लीजिए, आपके पूरे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और अगर आपको कोरिलेशन पे वीडियो चाहिए तो एक छोटी सी वीडियो 15 से 20 मिनट की कोरिलेशन पे बना दूंगा। कोरिलेशन में क्वेश्चन जो आते हैं कोरिलेशन की और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, अगर आप बोलेंगे तो प्लस PYQ की, तो मैं सुबह अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि नोटिफिकेशन मिल सके।